हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं नीतू शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मिशन एमएलटी में। जी हाँ दोस्तों, आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर लग रहे हैं और अभी तक आपने इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो नहीं मिल पा रहे हैं, गूगल से भी अच्छे से नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ पे आपको सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। टॉपिक वाइज हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो हम एंटीकोगुलेंट्स पे पढ़ेंगे। एंटीकोगुलेंट्स किसे कहते हैं, पहले कुछ बात कर लेते हैं एंटीकोगुलेंट्स के बारे में। देखिए, एंटीकोगुलेंट्स वो होते हैं जो ब्लड को जमने से रोकते हैं। जमने से इन द सेंस उसका क्लॉट या थक्का बनने से रोकते हैं, उन्हें हम एंटीकोगुलेंट्स कहते हैं। ये एंटीकोगुलेंट्स कुछ टाइप के हो सकते हैं जो अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग वायल्स में हमारे पास रहते हैं, अवेलेबल होते हैं। मार्केट में बहुत तरह के एंटीकोगुलेंट्स है और ये अलग अलग टाइप की वाइल्स आती हैं जिनमें स्प्रेड फॉर्म में होते हैं, कोई जेल फॉर्म में होते हैं। कुछ इस तरीके के होते हैं जो हम आज पूरा कवर कर लेंगे कि एंटीकोगुलेंट्स किस टाइप के पाए जाते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल बात भी कर लेते हैं। जी हाँ, अगर हमें लाइफ में कुछ गोल अचीव करने हैं तो दोस्तों देखो, पढ़ना तो पड़ेगा। भाई मान लीजिए कि पढ़ना तो पड़ेगा और गोल भी अचीव करने हैं, नौकरी भी पानी है, वो भी कौन सी, सरकारी नौकरी। जी हाँ, मैंने शॉर्ट्स बनाया था। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जाना चाहते हैं तो लैब टेक्नीशियन की बहुत सारी ऐसी पोस्ट निकल थी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, जिसमें आप अपनी सर्वाएं वहाँ पे दे सकते हैं। एमसीआरई का पेपर अगर आप लोगों ने अभी दिया हो या नहीं दिया मुझे नहीं पता, बट हर साल वो भी निकलता है, आप उसको भी दे सकते हो। ठीक है, चलिए क्लास पे आते हैं। एंटीकोगुलेंट्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे टाइप्स की यहाँ पर वाइल्स दिख रही है। जैसे ये पर्पल कैप है, दिस इज ग्रे कैप, ग्रीन कैप एंड दिस इज येलो कैप, लाइट ब्लू कैप, ब्लैक कैप। इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो अलग अलग वाइल्स के कैप हैं, क्या है इनके अंदर, क्यों है इनका ये कलर, क्या इनके अंदर डाला हुआ है, जिससे फटाफट से पहचान हो जाती है कि हमें ये किस यूज में लेना है, इस वाइल को किस टेस्ट में यूज में लेना है। ठीक है जी हाँ, एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट इज अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट्स ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग. It is commonly used in medical tests and treatments to keep blood in liquid form. जी हाँ, ये एंटीकोगुलेंट्स जो हैं ब्लड का थक्का जमने से रोकते हैं। एंटीकोगुलेंट वो पदार्थ होते हैं जो रक्त को जमने से यानी थक्का बनाने से रोकता है, और इसका उपचार में, परीक्षणों में, चिकित्सकीय परीक्षणों में इसका मेनली यूज किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ताकि जो ब्लड है वो लिक्विड फॉर्म में अपने बना रहे, जमे नहीं। अगर जम जाएगा तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। अरे भाई, अगर जम जाएगा तो उसमें से प्लाज्मा सीरम जो हमें चाहिए प्रॉपर वो नहीं निकल पाएगा। ठीक है, मशीन में रन नहीं कर पाए। कई मशीन होती है जो को प्लाज्मा से टेस्ट निकालती हैं, कई मशीन होती है जिसमें हमें सीरम सीरम रन कराना पड़ता है, और कई मशीन होती है जिसमें हमें होल ब्लड यूज में लेना पड़ता है। तो अगर ब्लड जम जाएगा, उसका क्लॉट बन जाएगा, तो किस तरीके से मशीन उसको रीड कर पाएंगी। बड़ी बड़ी आपने कोबास 600 अगर मशीन देखी हो तो कोबास में छोटी छोटी क्यूवेट्स यूज की जाती है। उसमें क्या करते हैं, जब जैसे मान लीजिए अपन उसमें हार्मोनल कोई टेस्ट लगा रहे हैं या सीरोलॉजी का कोई टेस्ट लगा रहे हैं, तो उसमें छोटी छोटी क्यूवेट्स होती हैं जिसमें आप पिपेट से सीरम को सेपरेट करके, जब अच्छे से सेपरेट हो जाता है वो, तो उसमें सीरम सेपरेट करके फिर क्यूवेट्स में सीरम रन कराया जाता है, उससे रिजल्ट आउट होते हैं। तो अगर ब्लड जम जाएगा या ब्लड खराब हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो हमें ब्लड को जमने नहीं देना है, खराब नहीं होने देना है, तो इसलिए एंटीकोगुलेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं, सिंपल मीनिंग में देख लेते हैं कि एंटीकोगुलेंट्स ब्लड थिनर होते हैं। एक्चुअल में इन्हें एंटी क्लोटिंग एजेंट्स कहा जाता है, यानी रक्त का थक्का बनने से रोकने वाला पदार्थ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मैंने बताया आपको, ब्लैक, ब्लू, रेड, पर्पल, ब्लैक, डार्क ग्रीन एंड येलो कलर की, ये कुछ वाइल्स हैं जो आपने किसी लैब में देखी होंगी। जब कभी आप अपना टेस्ट कराने गए हों अगर, तो आपने लैब्स में जनरली देखी होंगी कि सबसे पहले वो ब्लड लेता है, तो ये पर्पल कैप में भी लेता है, रेड कैप में भी लेता है, ग्रे कैप में भी ले रहा है। तो हाँ, ये क्या है भाई, ये क्यों अलग अलग में ले रहे हैं, तो इस पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर ऐसा क्या है, क्यों अलग अलग कैप में लिया जा रहा है। टाइप्स पढ़ने, बेसिकली इनके टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, तो देख लीजिए, टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, यानी एंटीकोगुलेंट्स के प्रकार पढ़ेंगे आज हम। फर्स्ट है ईडीटी, है ईडीटी यानी पर्पल कैप। कौन सी वाली, ये वाली।
दिस वन, ये पर्पल कैप है, ये क्या है, EDTA, प्रिवेंट्स क्लॉटिंग बाय बाइंडिंग कैल्शियम, कॉमनली यूज्ड फॉर CBC, ब्लड फिल्म्स एंड हेमेटोलॉजी टेस्ट। यानी हेमेटोलॉजी टेस्ट के लिए बेसिकली कौन सी कैप वाली यूज की जाती है, पर्पल कैप वाली यूज की जाती है। पर्पल कैप में क्या है, EDTA, EDTA क्या है, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, ये EDTA इसमें स्प्रेड फॉर्म में होता है। ये क्या करता है, कैल्शियम को बांधकर रक्त को जमने से रोकता है। इसे CBC, रक्त की स्लाइड, हेमेटोलॉजी टेस्ट, इनके लिए ही यूज किया जाता है बेसिकली। ठीक देख लीजिए आपने क्या पर्पल कैप के बारे में पढ़ लिया अपन ने, क्या है इसमें, EDTA स्प्रेड फॉर्म में होता है। जैसे ही इसमें ब्लड डालेंगे, हल्का सा ब्लड लेने के बाद नॉर्मल शेक, रोटेटर्स भी होते हैं, जैसे CBC का टेस्ट लगाना है, हेमेटोलॉजी का टेस्ट लगाना है, तो रोटेटर पर रख देते, रोटेटर धीरे धीरे घूमता रहता है और ब्लड इस तरीके से मूव करती रहती है वाइल, तो ब्लड इसमें जमता नहीं है। ठीक है, तो ये अपने बेसिकली हेमेटोलॉजी का टेस्ट लगाने के लिए यूज की जाती है ये वाली वाइल। ठीक है, EDTA इसमें स्प्रेड फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज सोडियम साइट्रेट, वर्क बाय बाइंडिंग कैल्शियम, रिवर्सिबली यूज्ड इन कोगुलेशन स्टडीज, PT, APTT एंड ESR टेस्ट। जी हाँ, ये कैल्शियम को अस्थायी रूप से बांधता है और रक्त का थक्का बनने वाले टेस्ट PT, APTT और ESR की जांच में उपयोग किया जाता है। अब सोडियम साइट्रेट है भाई, सोडियम साइट्रेट के लिए भी अलग अलग, कई बार क्या होता है प्लेन वायल में भी सोडियम साइट्रेट अलग से मैनुअली बनाकर के उसमें ESR के टेस्ट के लिए अगर कितना सोडियम साइट्रेट चाहिए, जैसे 1.5 ml या कुछ समथिंग चाहिए होता है, तो उसमें अपन पिपेट से भी डाल सकते हैं। आजकल मार्केट में ऐसी वाइल्स आने लग गई हैं जिससे कि उसमें ऑलरेडी डला हुआ होता है सोडियम साइट्रेट। तो सोडियम साइट्रेट डला हुआ है, तो ये कौन सी वाली, देखिए जनरली इस वाली की अपन बात कर रहे हैं। जी हाँ, PT एंड APTT, PT एंड APTT जो टेस्ट होता है, जो जनरली ये कौन से टेस्ट करवाते हैं, जो हार्ट जिसका वॉल रिप्लेसमेंट वगैरह होता है ना, ये हर महीने ही टेस्ट कराने जाते हैं। PT, APTT, PT क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इस टेस्ट का नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। तो इसका टेस्ट कराने जब जो जाते हैं, तो ये लाइट ब्लू जो कैप है, इसमें क्या डला हुआ है, सोडियम साइट्रेट। ठीक है, ये कैल्शियम को अस्थायी रूप से बांधता है और रक्त का थक्का बनने वाले जो टेस्ट है PT, APTT और ESR वगैरह, इसमें इसका यूज किया जाता है। ESR के लिए ब्लैक वाला भी होता है, अलग अलग लैब्स में अलग अलग यूज किया जाता है, बट इसके लिए मेनली ESR के लिए और PT, APTT के लिए क्या चाहिए हमें, सोडियम साइट्रेट। ठीक है, नेक्स्ट इज हेपेरिन। हेपेरिन में क्या है, इनहिबिट्स क्लॉटिंग फैक्टर्स डायरेक्टली, यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री टेस्ट लाइक प्लाज्मा, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड गैसेस। यानी कि ये सीधे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोकता है। ब्लैक वाला कैप नहीं, हेपेरिन होता है ग्रीन में। जी हाँ, दिस वन। देखिए मैंने ESR बताया था ना, देखिए ESR के लिए ये वाला ब्लैक वाला भी मैंने कहा ना, ब्लैक एंड ब्लू, दिस इज फॉर सोडियम साइट्रेट। ठीक है, अभी हेपेरिन हम पढ़ रहे हैं, ये सीधे ही क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोकता है और इसका उपयोग बायोकेमिस्ट्री टेस्ट जैसे प्लाज्मा, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड गैसेस के एनालिसिस में किया जाता है। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड प्लस पोटेशियम ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड प्रिवेंट्स ग्लाइकोलाइसिस, पोटेशियम ऑक्सलेट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग। अब देखिए सोडियम फ्लोराइड क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है किसको, ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, ग्लूकोज को टूटने से रोकता है। और पोटेशियम ऑक्सलेट क्या करता है, पोटेशियम ऑक्सलेट थक्का बनने से रोकता है। ठीक है, तो इसका उपयोग किस लिए जाता है, ब्लड शुगर को मापने के लिए किया जाता है। ब्लड शुगर को मापने के लिए जनरली ग्रे कैप, हाँ जो ग्रे कैप होता है वो यूज किया जाता है। और इसमें क्या क्या है, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट, दो चीजें हैं। सोडियम फ्लोराइड क्या कर रहा था, प्रिवेंट ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, एंड पोटेशियम ऑक्सलेट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग। ठीक है, छोटा सा समरी, EDTA पर्पल कैप CBC और हेमेटोलॉजी के लिए यूज किया जा रहा है। सोडियम साइट्रेट कोगुलेशन टेस्ट एंड ESR, कोगुलेशन टेस्ट PT, APTT, NI, ये वाला हाँ जी PT एंड APTT अपन ने पढ़ा था, इनके टेस्ट के लिए लाइट ब्लू कलर। ठीक है, हेपेरिन बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए और प्लाज्मा टेस्ट के लिए किया जाता है। फ्लोराइड प्लस ऑक्सीलेट ब्लड शुगर के टेस्ट के लिए ये अपना ग्रे कलर का, जी हाँ ग्रे कलर की जो कैप है वो इसमें यूज की जाती है। ठीक है, ये एक छोटी सी टेबल दिखा रहे हैं यहाँ पे, एंटीकोगुलेंट्स क्या क्या यूजेस होते हैं उनके। ठीक है, EDTA इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड यानी EDTA यूज्ड फॉर CBC, ब्लड फिल्म्स,
हेमेटोलॉजी टेस्ट, इससे आप इजीली याद कर सकते हैं, यानी कि सीबीसी का टेस्ट कंप्लीट ब्लड काउंट, रक्त की स्लाइड्स यानी हेमेटोलॉजी और जांच के लिए किया जाता है। सोडियम साइट्रेट, जी हाँ, सोडियम साइट्रेट जो है यूज्ड फॉर कोगुलेशन स्टडीज। कौन सी कोगुलेशन स्टडीज? प्रोथ्रोम्बेंटाइन, एपीटीटी एंड ईएसआई, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जी हाँ, इसके लिए यूज किया जाता है। ईएसआर के लिए तो ब्लैक कैप वाला एंड प्रोथ्रोम्बेंटाइन के लिए लाइट ब्लू कैप। ये इसमें एंटीकोगुलेंट जिसमें जो वाइल आती है, जो बीडी कंपनी की आती है, जनरली लैब्स में बीडी कंपनी की यूज होती है। जी हाँ, तो अपन ने क्या बताया, सोडियम जो साइट्रेट है वो एक तो लाइट ब्लू वाले में भी है, ब्लैक कैप वाले में भी है, ठीक है। हेपेरिन जो है यूज फॉर प्लाज्मा, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड गैसेस, ठीक है। हाँ, ये मैंने अभी आपको कैप्स बताया, देखिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं, आपने लेफ्ट में देखा होगा दिस वन रेड कलर, नो एंटीकोगुलेंट। मैंने होता है ना, अगर अपन हार्मोनल टेस्ट लगा रहे हैं, हार्मोनल टेस्ट के लिए तो फिर भी जेल फॉर्मेशन वाली यूज होती है। अगर आपने कभी देखी हो जेल फॉर्मेशन वाली, थोड़ी सी बड़ी होती है, जनरली जो वाइल्स होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं, और जो जेल फॉर्मेशन है वो इतनी बड़ी होती है, उसमें इतना तो जेल ही होता है, ठीक है। जेल वाला जब होता है वो बेसिकली हार्मोनल टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। जो हम बड़ी टेस्ट में थे ओके डायग्नोस्टिक में, तो वहां हमने देखी थी बहुत बड़ी बड़ी जेल ट्यूब्स होती हैं। रेड वाला देख लेते हैं। जी हाँ, रेड में किसी तरह का नो एंटीकोगुलेंट्स पाया जाता है। देखिए इसमें सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन फॉर बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट के लिए हमें जो रेड कैप है, यानी हमें जिसमें सीरम सेपरेट करना है, इसमें किसी भी तरह का एंटीकोगुलेंट नहीं पाया जाता। तो जब इसमें ब्लड जाता है तो सेट हो जाता है ऑटोमेटिक। अब अपन को क्या करना है, इसमें बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में नहीं रहेगा, अपने आप नेचुरली बैठ जाता है। जब नेचुरली सेपरेट होता है तो इसको जैसे ही सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो सीरम सेपरेट हो जाता है, और उसको हम क्यूअर में लगा के टेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है सोडियम फ्लोराइड, ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए मैंने बताया था, इसमें ग्रे कैप, ठीक है। ईडीटी है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसके अंदर है ये हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन लाइक सीबीसी, हीमोग्राम एंड ईएसआर। हाँ, ईएसआर भी लगा सकते हैं इससे, ईएसआर ब्लैक कैप से भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें सोडियम साइट्रेट होता है। 3.2% सोडियम साइट्रेट, कोगुलेशन स्टडीज पीटी एंड एपीटीटी के लिए लाइट ब्लू कलर, पर्पल कलर किसके लिए था? सीबीसी के लिए था। लाइट ब्लू कलर पीटी एपीटीटी के लिए। हेपेरिन बोन मैरो स्टडीज के लिए किया जाता है। एंड साइट्रेट देखिए, हाँ ये देखिए ये वाला दिस वन, ये तो है जेल वाली, ठीक है, इसमें जेल होता है। ये वाइल है, ये येलो कैप है, ये लंबी सी जो वाइल है, इसमें नीचे इस तरीके से स्लांट में ऐसे ये जेल भरा हुआ होता है, इसके ऊपर ब्लड, ये इस तरीके से जेल होता है नीचे यहाँ पे, और इसमें ऊपर ऐसे ब्लड डालते हैं तो ऑटोमेटिकली सेट होता है। फिर इससे हार्मोन टेस्ट लगाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है। अब पर्पस क्या है भाई इनका? पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट्स, यानी एंटीकोगुलेंट्स का उद्देश्य क्या है? एंटीकोगुलेंट्स का उपयोग रक्त को जमाने, थक्का बनने से रोकने के लिए किया जाता है, ताकि रक्त तरल अवस्था में ही रहे, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रयोगशालाओं जांचों में प्लाज्मा प्राप्त करना। जी हाँ। सेकंड इज हेमेटोलॉजी टेस्ट, जैसे सीबीसी ये सब थक्का बनने वाले टेस्ट हैं उसके लिए। तीसरा ब्लड शुगर और अन्य तत्वों को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि रासायनिक परिवर्तन ना हो उसमें, कोई भी थक्का ना बनने से जांच सही और सटीक हो सके, ठीक है, इसलिए भी किया जाता है भाई। अगर थक्का नहीं बनेगा, ब्लड खराब नहीं होगा, हेमोलाइज नहीं होगा, सही वाइल में नहीं डालेंगे, एंटीकोगुलेंट प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, तो मशीन प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगी। प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीकोगुलेंट्स, जी हाँ, अगर एंटीकोगुलेंट्स के बारे में आ रहा है तो थोड़ा तो लिखोगे ना, ये टाइप्स हो गए, ये पर्पस हो गया, ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट इसमें देख लेते हैं हम क्या प्रॉपर्टी की, प्रिवेंट्स क्लॉटिंग। जी हाँ, स्टॉप कोगुलेशन बाय इनहिबिटिंग क्लॉटिंग फैक्टर्स और बाइंडिंग कैल्शियम, ठीक है, यानी कि थक्का बनने से रोकने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर्स को रोककर या कैल्शियम को बांधकर रक्त को जमने से ये रोकता है। सेकंड इज should not alter blood cells, must not change the morphology of RBC, WBC और platelet। जी हाँ, सबसे पहले क्या, रक्त की कोशिकाओं पर असर ना करना, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की आकृति यानी मॉर्फोलॉजी को नहीं बदलना चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज है कि अगर मॉर्फोलॉजी बदल गई तो टेस्ट गड़बड़ हो जाएंगे सारे। मॉर्फोलॉजी अगर बदल गई तो उसको जो मशीन है वो उसी तरीके से रीड कर लेगी, एबनॉर्मल सेल्स में काउंट कर लेगी। अगर नॉर्मल भी टेस्ट हुआ, एंटीकोगुलेंट अगर अपन ने प्रॉपर यूज नहीं किया, तो मॉर्फोलॉजी चेंज भी हो सकती है सेल्स की। मॉर्फोलॉजी चेंज होते ही
रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। should not interfere with test, must not react with reagents or affects test result, यानी कि जांच में बाधा ना डालना, टेस्ट के अभिकर्मों यानी रिएजेंट्स के साथ प्रतिक्रिया नहीं करना चाहिए और परिणाम को प्रभावित नहीं करना चाहिए। एक एंटीकोगुलेंट की बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि अगर एंटीकोगुलेंट यूज किया जा रहा है तो ब्लड के साथ मिक्स प्रतिक्रिया, उसकी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। ब्लड जब उसके कॉन्टैक्ट में आए तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए और उसका जो रिजल्ट है उसको प्रभावित नहीं करना चाहिए। स्टेबल एंड इफेक्टिव, शुड रिमेन एक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट लूजिंग हिज प्रॉपर्टी, स्थिर और प्रभावी होना चाहिए, लंबे समय तक अपना गुण बना के रखना चाहिए उसको। इजी टू डिजोल्व, जी हाँ, इजी टू डिजोल्व होना चाहिए। शुड मिक्स क्विकली एंड कंप्लीटली विद ब्लड, ठीक है। जैसे अपन ने डाला, ऐसा नहीं कि एडीटीए में डाल दिया और वो तो पता नहीं कहाँ स्प्रे हुआ है और वही नहीं उसका तो काम, वो तो जम गया। एडीटीए में अपन को जमाना नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में ही रखना पड़ता है ब्लड को। तो उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इजी टू डिजोल्व हो, ठीक है, फटाफट आसानी से घुलने वाला होना चाहिए ताकि रक्त में फटाक से घुल जाए और पूरी तरह मिल जाना चाहिए। नॉन टॉक्सिक, जी हाँ, शुड नॉट डैमेज सेल्स और अफेक्ट पेशेंट्स हेल्थ, जी हाँ, ये मैंने आपको पहले भी बताया। विषाक्त नहीं होना चाहिए, कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मरीज के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि सेल्स को अगर मैंने कहा सेल्स की अगर मॉर्फोलॉजी पलट जाएगी, सेल्स का अगर साइज शेप सब कुछ चेंज हो जाएगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। तो सेल्स के विषाक्त ना होना चाहिए, कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और मरीज के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। इसकी समरी देख लेते हैं कि इट प्रिवेंट्स क्लॉटिंग, प्रिजर्व सेल मॉर्फोलॉजी, नॉट इंटरफेयर विद टेस्ट, स्टेबल, सॉल्युबल एंड नॉन टॉक्सिक। 2 नंबर का क्वेश्चन अपना यहाँ तैयार हो गया कि प्रॉपर्टीज, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस्ट एंटीकोगुलेंट्स। तो देख लीजिए, थक्का बनने से थक्का रोकना चाहिए, कोशिकाओं की आकृति नहीं बदलनी चाहिए, भैया आकृति को बचाना है, टेस्ट में बाधा नहीं डाले, स्थिर हो, घुलनशील हो, अहानिकारक हो, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया ना कि किस तरह की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एंटीकोगुलेंट्स के अंदर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये जो रिजल्ट के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क डालती है, ठीक है। अगर ये ही सही नहीं होंगी तो फिर हमारा सारा जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा, रिजल्ट गलत आएंगे। तो हमें ये प्रॉपर्टीज वाले एंटीकोगुलेंट यूज करने चाहिए। और ये जो वैक्यूटेनर्स है ना, अगर आपने देखे हो तो इन वैक्यूटेनर्स में एक, जब भी आप सैंपल लेंगे, जब प्रिक होता है तो इसमें वैक्यूम रिलीज होती है, वैक्यूम होती है इसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली उतना ही सैंपल लेता है जितना इसके अंदर वैक्यूम भरी हुई है। अपन ने प्रिक किया और वो ऑटोमेटिकली, आपको खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें देखिए जो सिरिंज होती है उसमें अपन को खींचने की जरूरत पड़ती है कि हाँ भाई खींच लेते हैं, बट इसमें हमें किसी भी तरह की चीज को खींचने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली ब्लड उसमें आ जाता है। तो ये हमारी एंटीकोगुलेंट्स की क्लास थी, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा टॉपिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।